ये है जावा कंकरेंसी का पार्ट थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंकरेंट कलेक्शंस को समझेंगे। पिछले पार्ट वन के वीडियो में हम लोगों ने सिंक्रोनाइजर्स के कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल से समझा था, जिसमें हमने सीमाफोर, काउंटडाउन लैच, साइक्लिक बैरियर, एक्सचेंजर और फेजर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा था। साथ ही सभी के कोड को कवर किया था। फिर पार्ट टू के वीडियो में हमने एक्सिक्यूटर्स को कंप्लीट किया था और साथ में हम लोगों ने उसके कई सारे कोड्स भी प्रैक्टिस किए थे। आज के इस पार्ट थ्री के वीडियो में हम लोग कंकरेंट कलेक्शंस को समझेंगे। फिर लास्ट में पार्ट फोर बचा है, उसके बाद हम लोग इस पार्ट फोर में हम लोग फॉर्क जॉइन फ्रेमवर्क को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, फिर क्यों और कहाँ पे यूज़ करते हैं कंकरेंट कलेक्शंस का उसको सीखेंगे। उसके बाद फिर कंकरेंट हैश मैप के बारे में समझेंगे। फिर जो इंटरव्यू का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है हैश मैप वर्सेस कंकरेंट हैश मैप, उसको डिटेल्स में समझेंगे। फिर कंकरेंट एक क्लास है कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट, उसको सीखेंगे। फिर कॉपी ऑन राइट अरे सेट को सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लॉक्स, कंकरेंट में जो लॉक्स है उसको समझेंगे। फिर सिंक्रोनाइजर्स वर्सेस लॉक क्या होता है वो देखेंगे। फिर रीइंट्रेंट लॉक। तो इस एजेंडा में ये सारी चीज़ कवर है। और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हैश कंकरेंट हैश मैप, कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट और कॉपी ऑन राइट अरे सेट, ये तीन मेन है जिसको हम लोग कंकरेंट कलेक्शंस में कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग लॉक को कवर कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग सभी को कोड के थ्रू समझेंगे। अब कंकरेंट कलेक्शंस एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है जो कि मल्टीपल थ्रेड को एक साथ टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसमें जो प्रॉब्लम की बात हो रही है वो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में कई सारे थ्रेड एक साथ टास्क परफॉर्म करते हैं। तो मान लो एक थ्रेड कोई कलेक्शन ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहा है और कोई दूसरा थ्रेड उसी ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पर रीड करने की कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि मल्टीपल थ्रेड टू वर्क साइमल्टेनियसली विदाउट क्रिएटिंग एनी इशू। और ये क्या करता है, ये सॉल्व हेल्प करता है प्रिवेंट डेटा करप्शन और इनकंसिस्टेंसीज इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक बुक माई शो टाइप एप्लीकेशन है। कोई दो यूजर कोई मूवी बुक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें सारे सीट्स बुक हो चुके हैं, बस एक ही सीट बचा हुआ है। अब दो यूजर एक ही टाइम पे जब चेक करता है तो उसे दिखता है कि एक सीट बचा हुआ है, तो वो दोनों जल्दी से बुकिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि एक सीट का बुकिंग दो लोगों का हो जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इससे क्या होगा, थिएटर में लड़ाई हो जाएगा और लोग मूवी की जगह लड़ाई को एंजॉय करने लगेंगे। तो ये किसकी गलती के कारण हुआ? इसमें क्या यूजर की गलती है? नहीं, इसमें जो टिकट बुकिंग एप्लीकेशन बनाया है उसकी गलती है, क्योंकि उसने कोर्ट के स्टैंडर्ड को अच्छे से फॉलो नहीं किया। अब बताओ इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हमारे मन में एक आएगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में एक टाइम पे एक ही थ्रेड को अलाउ करता है टास्क परफॉर्म करने के लिए। जब वो थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर लेगा तभी दूसरा थ्रेड अलाउ करेगा। यदि हम लोग सिंक्रोनाइजर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक बार में एक ही यूजर सीट बुक कर पाएगा। इससे क्या हो सकता है, इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कौन सी प्रॉब्लम? परफॉर्मेंस की। कैसे? मान लो एक यूजर को बुकिंग करने में सपोज 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो अगर 10 यूजर हैं तो 50 मिनट का टाइम लग जाएगा उसको। तो वो कितने हो गए? 12 यूजर्स होगा तो 1 घंटे का लगभग टाइम लग 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो अब बताओ 1 घंटे में 12 यूजर्स ही मूवी के टिकट को खरीद पाएंगे। तो क्या ये अप्रोच सही है? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंकरेंट कलेक्शंस को लाया गया है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंकरेंट कलेक्शंस को लाया गया है। कंकरेंट कलेक्शंस क्या है, क्यों इसका जरूरत आया? अब जैसे ट्रेडिशनल जो हमारा कलेक्शंस था उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स थ्रेड शेप हैं, कुछ थ्रेड शेप नहीं है। तो जो थ्रेड शेप नहीं है वो कौन कौन से क्लासेस नॉट थ्रेड शेप है? जैसे अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, ये सब जो है थ्रेड शेप नहीं है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? थ्रेड शेप नहीं है का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल, कई सारे थ्रेड एक साथ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? तो जैसे कि हमने अभी
वो टिकट बुकिंग एप्लीकेशन में देखा कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसको अगर हमें थ्रेड से बनाना है तो इस लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैशमैप, ये सबको हमें थ्रेड से बनाना है। तो एक कलेक्शंस क्लास, एक यूटिलिटी क्लास है कलेक्शंस, उसके अंदर में हमें ऑलरेडी कुछ मेथड प्रोवाइड किए गए हैं इसको सिंक्रोनाइज्ड बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिस्ट के लिए क्या है, सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, सेट के लिए सिंक्रोनाइज सेट, और मैप के लिए सिंक्रोनाइज्ड मैप। ये सारे स्टैटिक मेथड हैं। कहाँ पे है, कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास के अंदर। ये तो हो गया थ्रेड से बनाने का तरीका। और इसके अलावा भी हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शंस में प्रेजेंट हैं, जैसे क्या हो गया, स्टैक, वेक्टर, हैश टेबल। ये सब जो है ये थ्रेड सेफ है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि या अगर हम कलेक्शंस क्लास का यूज़ करके हम उसे थ्रेड से बनाएं, या स्टैक, वेक्टर, ये सब यूज़ करके अगर हम बनाएं, तो ये क्या करेगा, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लॉक कर देगा। एक थ्रेड एक साथ में एक ही ऑपरेशन करेगा, चाहे वो रीड ऑपरेशन ही क्यों ना हो, फिर भी एक ही ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होगा। तो उसका यही है परफॉर्मेंस इज, इसका प्रॉब्लम यही है, परफॉर्मेंस इज नॉट गुड बिकॉज एवरी ऑपरेशन इवन फॉर रीड ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय one thread at a time and it increases waiting time for other thread। तो वही प्रॉब्लम हो गया सिंक्रोनाइजेशंस वाला। ठीक है, तो इसमें चाहे थ्रेड सेफ हो या नॉट थ्रेड सेफ हो, दोनों में हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिशनल कलेक्शंस में वन थ्रेड आइटरेटिंग कलेक्शन, अदर थ्रेड्स आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक थ्रेड कोई कलेक्शंस ऑब्जेक्ट को आइटरेट कर रहा है, उसी टाइम पे दूसरा थ्रेड अगर उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करेगा तो ये अलाउ नहीं करता है। तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस क्या होता है और ये एक्सेप्शंस कब थ्रो होता है। तो ये समझ में आ गया कब, जब एक थ्रेड किसी कलेक्शंस ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने का कोशिश कर रहा है और दूसरा थ्रेड उसी टाइम पे अगर मॉडिफाई करने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस ऑकर्ड होगा। हम लोग इसको एक कोड से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट, उसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। ये अरे लिस्ट है, इसमें कुछ स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। ये लिस्ट हो गया। हम क्या करेंगे, एक एक दो थ्रेड बनाएंगे, एक थ्रेड इसको आइटरेट करेगा और दूसरा थ्रेड इसको मॉडिफाई करेगा। फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम होता है। ये थ्रेड में हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ये रनेबल जैसे पास करते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग रीडर थ्रेड, मीन्स ये रीड करेगा। और एक दूसरा थ्रेड बनाएंगे जो राइटर थ्रेड। यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अब आइटरेट करने के लिए हम लोग फॉर ईच स्ट्रिंग और क्या है, लिस्ट। ये रीड कर रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये रीड कर रहा है और इसमें हम यहाँ पे 4 है, 5 ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मॉडिफाई थ्रेड स्टार्टेड। अब दोनों थ्रेड को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट। ये हो गया। ये जो थ्रेड है वो रीड करेगा, दूसरा थ्रेड क्या है, उस चीज़ को राइट करेगा, मीन्स अपडेट करेगा। ये सेम लिस्ट में। इसको रन करते हैं।
एक मिनट, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं। यहाँ देखो, रीड थ्रेड स्टार्टेड, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ फिर मॉडिफाई स्टार्ट हो गया, फिर रीड वन मॉडिफाई, ये मॉडिफाई स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो ये अलाउ नहीं करता है, ये ट्रेडिशनल जो वे है ये अलाउ नहीं करता है कि जिस टाइम पे रीड हो रहा हो, जिस टाइम पे आइटरेट हो रहा हो, उस टाइम पे कोई थ्रेड उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करेगा तो वो ये एरर थ्रो कर देगा। समझ में आ गया? ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आए, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि वो आएगा आएगा। तो ये हमारा कोड हो गया। सबसे पहले हम लोग लिस्ट बना दिए, लिस्ट में ऐड कर दिए, यहाँ पे एक थ्रेड बना लिए, रीडर थ्रेड, राइटर थ्रेड। रीडर थ्रेड आइटरेट कर रहा है, राइटर थ्रेड उसमें ऐड कर रहा है, और फिर दोनों थ्रेड को पैरेलली स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ये रीड स्टार्ट हुआ तो ये मॉडिफाई कर देगा, लेकिन अगर ये मॉडिफाई पहले स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये अगर क्विकली फिनिश कर दिया बिफोर स्टार्टिंग दिस, बिफोर स्टार्टिंग रीड ऑपरेशन, अगर राइट फिनिश हो गया तो फिर इसमें इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर राइट स्टार्ट हो गया तो इसके बीच में अगर ये मॉडिफाई हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखो, अभी कोई एरर नहीं आया क्योंकि मॉडिफाई थ्रेड पहले स्टार्ट हो गया। मॉडिफाई थ्रेड पहले स्टार्ट हो गया तो वो मॉडिफाई कर दिया, फिर रीड स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये क्या किया, तब तक मैं मॉडिफाई हो चुका था, तो अभी मेरा 5 भी ऐड हो गया इसमें। यहाँ पे देख सकते हो रीड 5 भी रीड कर दे रहा है। लेकिन इस बार देखो रीड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे रीड थ्रेड स्टार्टेड, रीड स्टार्ट हुआ, उसके बाद बीच में मॉडिफाई स्टार्ट हो गया, फिर रीड आइटरेट हो रहा है, फिर ये मॉडिफाई ऑपरेशन जैसे आया बस फेल हो गया, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ये समझ में आ गया क्यों हुआ है? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, तो ये कंकरेंट कलेक्शन आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कब आया? जावा 1.5 वर्जन में। यहाँ पे अगर हम लोग कंकरेंट कलेक्शंस यूज़ कर लेंगे फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो इसका है कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट। जब हम ये लिस्ट है तो हम लोग कंकरेंट कलेक्शंस का जो क्लास है कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट, इसका जब हम लोग यूज़ करेंगे तो फिर ये एरर कभी नहीं थ्रो करेगा, चाहे कितना बार भी रन कर लो, ये हमेशा हमें विदाउट एरर आउटपुट शो करेगा। अभी देखो यहाँ पे 5 हो चुका क्योंकि हमारा रीड जो है स्टार्ट हुआ तब तक में मॉडिफाई हो गया और फिर ये हमें दिखा दिया। तो कभी वो नहीं भी दिखाएगा क्योंकि हमारा रीड ऑपरेशन पहले फिनिश हो चुका है, मॉडिफाई अभी चल ही रहा था तब तक में ये फिनिश हो गया, तो वो दिखाएगा नहीं। तो ये हो सकता है, लेकिन ये ऑब्वियसली एट द लास्ट, ये प्रोग्राम के रनिंग के बीच में ये आइट्रेशन हो सकता है कि वो नहीं दिखाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एट द एंड वो ऐड हो जाएगा इसमें। जब हम लोग लास्ट में जब इसको कॉल कर लेते हैं, इसके लास्ट में अगर हम स्लीप लगा के कॉल करेंगे, अभी अभी एक चीज़ देखो, एट द एंड हो जाएगा। अभी एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो 1 2 3 4, अभी 5 नहीं दिखाया लेकिन मॉडिफाई हो चुका है, आइट्रेशन में नहीं आया, कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। तो इसका ये गारंटी नहीं लेता है कि वो आइट्रेशन में शो ही करेगा, लेकिन एट द एंड वो ऐड हो जाता है। अभी नहीं दिखा रहा है, फिर रन करो, आओ तो, हाँ देखो इस बार आ गया 5, यहाँ पे 5 है, ऐड हो गया। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग अगर लास्ट में प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले एक थ्रेड लगा देते हैं, कुछ स्लीप लगा देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप दे देते हैं 300 मिली सेकेंड्स का, और बता रहा हूँ कि थ्रेड स्लीप ट्राई ब्लॉक लगा देता हूँ। और इसके बाद हम लोग अगर सिस आउट लगाएंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग लिस्ट को। कहाँ गया? हाँ देखो 3 सेकंड के बाद ये प्रिंट हो गया। तो मीन एट द लास्ट वो रीड, यहाँ पे देखो आइट्रेशन में नहीं आया लेकिन लास्ट में ये ऐड हो गया, एट द एंड वो ऐड हो जाएगा। इसमें ऐड हो गया तो ऑब्वियसली इसमें आएगा ही। तो यही है, अभी आगे हम लोग इस चीज़ को डिटेल्स में समझेंगे, अब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, हम इसको अच्छे से इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब हम लोग कंकरेंट कलेक्शंस को समझते हैं। कंकरेंट कलेक्शंस जो है वो हमेशा थ्रेड सेफ होगा। इसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव्ड है क्योंकि इसमें
डिफरेंट तरीके के लॉकिंग मैकेनिज्म है। और इसमें क्या होता है, जब एक थ्रेड रीड ऑपरेशन कर रहा हो तो दूसरा थ्रेड उसको मॉडिफाई कर सकता है सेफली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस का एरर थ्रो नहीं करेगा। इस कंकरेंट कलेक्शंस में हम लोग कवर करेंगे कंकरेंट हैश मैप, कंकरेंट ऑन राइट अरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट अरे सेट। तो ये जो है कंकरेंट हैश मैप, ये जब हैश मैप होता है, हैश मैप के जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को कंकरेंट हैश मैप में सॉल्व किया गया है। और लिस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट में सॉल्व किया गया है। और सेट से रिलेटेड जो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम होते हैं वो कॉपी ऑन राइट अरे सेट्स में सॉल्व किया गया। हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे क्यू से रिलेटेड है और भी कई सारे क्लासेस है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तीन हम लोग कवर करेंगे। और इंटरव्यू में भी मोस्टली इसी सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को अगर क्यू से रिलेटेड वो ब्लॉकिंग क्यू और इसके कंकरेंट में जो क्यू से रिलेटेड जितने भी क्लास हो समझना हो तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके आप लोग देख सकते हो उस चीज़ को। अब देखो कंकरेंट हैश मैप क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंकरेंट कलेक्शंस का। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। इसका जो मेन पेरेंट इंटरफेस होता है वो मैप है, उसके बाद इसका चाइल्ड इंटरफेस है कंकरेंट मैप, और कंकरेंट मैप का जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा वो कंकरेंट हैश मैप है। यहाँ क्लियर हो गया, मैप फिर कंकरेंट मैप और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सा है, कंकरेंट हैश मैप। अब इसका अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हैश टेबल है। ये क्या करता है, रीड ऑपरेशन कंकरेंटली करता है एंड अपडेट ऑपरेशन इन थ्रेड सेफ मैनर में करता है। तो इस चीज़ को समझना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। जैसे एक हमारा हैश मैप होगा और जब भी रीड ऑपरेशंस आएगा उसमें मान लो कई सारे थ्रेड्स हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो वो एक साथ इसमें परफॉर्म कर सकता है हैश मैप में। लेकिन जब अपडेट ऑपरेशन होगा तो वो वन थ्रेड सेफ मैनर में होगा। ऐसा नहीं कि वन बाय वन होगा, थ्रेड सेफ मैनर में होगा। मीन्स इस इसमें भी लॉक्स होते हैं, लेकिन इसमें जो लॉक्स होते हैं वो सेगमेंट वाइज होता है। अभी हम लोग इसको समझेंगे आगे ये किस तरह से काम करता है। लेकिन ये याद रखना कि रीड ऑपरेशन एक साथ होगा, लेकिन जब अपडेट ऑपरेशन होगा वो सेफ मैनर में होगा। अब यहाँ पे देखो, मैप इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। जो सेगमेंट का भी बात कर रहे थे यही चीज हुआ। ये डिवाइड होता है सेगमेंट्स में। ये सेगमेंट्स कैसे डिवाइड होता है, बेस्ड ऑन कंकरेंसी लेवल। कंकरेंसी लेवल जो है बाय डिफॉल्ट वो 16 होता है, और हैश मैप में हम जानते हैं कि बकेट का साइज भी 16 होता है। तो इसको हम बकेट लेवल सेगमेंट, बकेट लेवल भी बोल सकते हैं। ये जो सेगमेंट होता है इसको हम एज ए बकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बकेट का साइज और कंकरेंसी लेवल का साइज सेम है। तो ये इच बकेट को एक एक सेगमेंट में बांट देता है, सेगमेंट को वो लॉक करता है। जैसे मान लो रीड ऑपरेशन है, लॉक का, रीड ऑपरेशंस में लॉक का जरूरत नहीं है, कंकरेंटली वो परफॉर्म करेगा। बट जैसे अपडेट आया तो वो एक पार्टिकुलर सेगमेंट को लॉक करेगा, ना कि कंप्लीट मैप को लॉक करेगा। वो एक पार्टिकुलर सेगमेंट, एक बकेट को लॉक करेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट 16 बकेट है तो उसमें एक को लॉक करेगा, बाकी 15 बकेट फिर भी पड़े हुए हैं। तो उस 15 बकेट में कोई भी थ्रेड अपना काम कर सकता है, चाहे अपडेट हो, रीड हो, कुछ भी हो। लेकिन एक थ्रेड जैसे ये कंप्लीट होगा फिर से ये ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। फॉर मॉडिफाई ऑपरेशन इट यूजेस सेगमेंट लॉक। वही चीज हो गया, बकेट लेवल लॉक भी इसको बोल सकते हैं, या तो सेगमेंट लॉक या बकेट लेवल लॉक। सो साइमल्टेनियसली अब अगर 16, तो राइट ऑपरेशन कितने सारे एक साथ में परफॉर्म कर सकता है, वो 16, क्योंकि हमारे पास 16 सेगमेंट हैं। तो 16 सेगमेंट को एक साथ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो एटलीस्ट ये बेटर हुआ देन ट्रेडिशनल हैश मैप, क्योंकि ट्रेडिशनल हैश मैप में अगर हम लोग उसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो कंप्लीट हैश मैप को ही लॉक कर देता है। फिर या तो रीड हो या राइट हो, वो सबके लिए वो एक ही थ्रेड अलाउ करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, रीड ऑपरेशन के लिए वो सारा सेगमेंट में एक्सेस कर सकता है। रीड ऑपरेशंस के लिए वो पैरेलली परफॉर्म कर सकता है, कई सारे थ्रेड एक साथ उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन राइट ऑपरेशंस मैक्स 16 अलॉक ये कर सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट साइज जो है 16 है। डिपेंड्स ऑन द हैश मैप का जो साइज होगा वो 16 डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो 16 मैक्सिमम मॉडिफाई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको एक डायग्राम से समझ लो। जैसे ये इंडेक्स है 0 to 16, 0 to 15, तो यहाँ पे 16 बकेट्स हैं, और 16 बकेट्स में सब में एक एक उसके लिए सेगमेंट लॉक है। और जैसे वन थ्रेड आया तो ये मान लो 0, और यहाँ पे T16 मीन्स टोटल 16
थ्रेड मॉडिफाई के लिए एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रीड ऑपरेशन जितने सारे भी थ्रेड है पैरेलली वो परफॉर्म कर सकता है। और ये थ्रेड 1 और थ्रेड यहाँ पे मान लो ये थ्रेड 2 है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है मॉडिफाई, और थ्रेड 1 ये एक बार कर लिया लॉक, दोनों इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है और एक दूसरे पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब रीड ऑपरेशंस आएगा तो यहाँ पे अगर मॉडिफाई चल रहा है तो रीड बाकी के जो सेगमेंट्स हैं उसमें वो अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इस सारे चीज़ को सेगमेंट बोलते हैं। और कंकरेंसी लेवल डिफ़ॉल्ट 16 होता है। जो कंकरेंसी लेवल होता है वो चेंज भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 16 रहेगा, चेंज भी हो सकता है। और अगर वो चेंज होगा तो मान लो 16 है तो 8 हो जाएगा, तो 8 अगर हुआ तो वो किस तरह से करेगा, मान लो हैश मैप का साइज 16 है और हमारे पास कंकरेंसी लेवल अगर 8 है तो वो दो बकेट को एक सेगमेंट बना लेगा, इस तरह से बना सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये इस तरह से ही करता है। जैसे दो बकेट को एक सेगमेंट बना लेगा, फिर 0 1 को एक सेगमेंट बना लिया, फिर 2 3 को एक सेगमेंट बना लिया, ऐसे भी ये कर सकता है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ मेथड्स को देख लेते हैं। इसका जो एटॉमिक ऑपरेशंस है वो कौन कौन से हैं? पुट, इफ, अपसेंट, रिप्लेस, रिमूव, ये सारे जो ऑपरेशंस है। पुट इफ क्या करता है कि पहले वो कंपेयर करता है, फिर वो चेंज करता है। तो रिप्लेस में भी पहले वो चेक करेगा और फिर चेंज करेगा, फिर रिमूव। तो दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म एटॉमिकली विदाउट दैट नीड ऑफ एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन। इस चीज में एटॉमिक में क्या होता है कि एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत नहीं होता है। हम लोग इस चीज को चलो कोड से देखते हैं। इसको यहाँ से हम लोग क्लियर कर देते हैं, इसका अभी हमें ज़रूरत है नहीं। चलो एक मैप बना लेते हैं। मैप, इसमें एक कंकरेंट हैश मैप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रिंग और वैल्यू जो रहेगा इंटीजर रहेगा। मैप इक्वल्स टू न्यू कंकरेंट हैश मैप का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैप डॉट पुट, इसमें स्ट्रिंग है की, तो हम लोग 1 पास कर रहे हैं, इसका वैल्यू आ जाए इंटीजर। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ठीक है, 4 ही रखते हैं यहाँ पे, फिर 2, और यहाँ पे 2 एज इंटीजर, फिर 3, वैल्यू 3 4, और यहाँ पे वैल्यू 4। अब क्या करना है? अच्छा, हमें एग्जांपल देखना था पुट इफ एब्सेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं। मैप, ये आ गया। अब क्या करेंगे? पुट इफ एब्सेंट, मैप डॉट पुट इफ एब्सेंट। तो की हम डाल रहे हैं 5 और वैल्यू वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग 5। तो ये चेक करेगा। यहाँ पे पहले पहले ट्राई करते हैं 4। 4 का जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाना चाहिए। ये अगर करेंगे 40%, तो ये अगर अपडेट होगा तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। 1 आया, 4 आया, 2 आया, 3 आया, लेकिन ये वाला नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पुट इफ अपसेंट, अगर अपसेंट होगा तभी अपडेट करेगा। तो 4 तो की ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्या करते हैं? 5 कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे 5 आ गया है। ठीक है, तो ये जो टाइप है, इसका क्या टाइप अभी हमने देखा, ये रिटर्न करेगा हमें इंटीजर वैल्यू। इंटीजर जो वैल्यू टाइप रहेगा वही रिटर्न करेगा। तो वैल्यू हमारे यहाँ क्या है? इंटीजर। इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं और इसको हटा देते हैं इस तरह से यहाँ पे, और ये रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया? नल। नल मीन्स ये अवेलेबल नहीं है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा पुट इफ एब्सेंट, तो ये रिटर्न करेगा नल। जब भी नल रिटर्न करेगा इट मीन्स ये ऐड हो गया है। और
यदि अवेलेबल है, मान लो 4 लिखे और इसको रन करेंगे, अगर अवेलेबल होगा तो उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा, लेकिन उसको अपडेट नहीं करेगा। अगर नल हुआ तो ये अपडेट करेगा। हमारे पास कुछ अगर इस तरह से कंडीशन आए कि अगर इसमें ऐड करना हो तो हम लोग इसको कंडीशन में डाल करके और लॉजिक लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नल आएगा तभी वो टास्क सम टास्क परफॉर्म करेगा, एल्स अदरवाइज वो एल्स में चला जाएगा। तो ये पुट इफ एब्सेंट हुआ। अगर ये क्या करेगा, अगर चेक करेगा कि अवेलेबल है तो फिर उस चीज़ को इंसर्ट करेगा ही नहीं, बस कंपेयर करके फिर रुक जाएगा, ये उस लॉक को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गया पुट इफ एब्सेंट। पुट इफ एब्सेंट ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, दूसरा क्या मेथड है रिमूव का। अब रिमूव करके देखते हैं कुछ एलिमेंट को। और वैल्यू ये लिखेंगे, तो अगर ये की एंड ये वैल्यू होगा तभी रिमूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको रन करते हैं, यहाँ पे 1 चला गया, बचा 2 3 4, क्योंकि ये ऐड नहीं हुआ क्योंकि 4 ऑलरेडी है, तो 1 रिमूव हो गया। फिर रिप्लेस आता है, मैप डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा कि मान लो 2 और ओल्ड वैल्यू इसका क्या है 2, फिर न्यू वैल्यू इसका क्या देना चाह रहे हैं, मान लो 2 2 न्यू वैल्यू पास करना चाह रहे हैं। तो अब देखता हूँ कि ये रिप्लेस होता है या नहीं। यहाँ देखो 2 2 रिप्लेस हो गया। अगर यहाँ पे 3 दिए तो ये रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि ये मैच ही नहीं किया। तो पहले ये इसका काम है कंपेयर करना, फिर वो अपडेट करना। ठीक है, इसमें नहीं हुआ। तो इस तीनों को, इस चीज़ को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग 2 थ्रेड बनाएंगे, जैसे हम लोग अरे लिस्ट में बनाए थे। सिमिलरली 2 थ्रेड बनाएंगे हैश मैप के लिए। तो पहला एक थ्रेड जो है हैश मैप को रीड करेगा, दूसरा थ्रेड उसको मॉडिफाई करेगा, और फिर हम लोग कंकरेंट हैश मैप को उसके जगह पे लिख करके फिर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसको हम लोग सेम रहने देते हैं। यहाँ से इसको हटाओ, सबसे पहले 2 थ्रेड बना लेंगे। जैसे हम लोग ने बनाया था, इसमें रनेबल पास कर लेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। अब यहाँ पे फॉर ईच से हम लोग आइटरेट करेंगे इंटीजर की। तो इसको हम लोग मैप को कैसे करते हैं, मैप डॉट की सेट। ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा क्योंकि हमारा की जो है स्ट्रिंग टाइप है। अब यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और इसके बाद रीडर थ्रेड डॉट स्टार्ट कर, इसको स्टार्ट कर देंगे। फिर अब आएगा मॉडिफाई थ्रेड, थ्रेड राइटर थ्रेड, न्यू थ्रेड, इसमें रनेबल पास कर लेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, और सिंपली यहाँ से हम लोग मैप में पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 5। बस अब इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कंकरेंट हैश मैप को अगर हम देखना चाह रहे हैं हैश मैप के थ्रू, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए यहाँ पे कंकरेंट हैश, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। देखो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि क्यों किया। एक आइटरेट कर रहा है, दूसरा इसको मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहा है, तो ये थ्रो किया। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंकरेंट हैश मैप लिखेंगे। अब ये आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेगमेंट लॉक कर रहा है। जैसे भी जब भी मॉडिफाई आएगा
तो उस चीज़ को लॉक कर देगा और ये आइट्रेशन जो है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा, जब भी मॉडिफाई होगा वो सेगमेंट को लॉक कर लेगा और ये कोई एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं करेगा, और ये रीड जो है वो एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फेल सेफ, कंकरेंट में फेल सेफ, क्योंकि फेल सेफ जो होता है वो इसमें एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है, वो स्मूथली जो रीड ऑपरेशन हो रहा है उसको वो कंटिन्यू रखता है। इवन उसमें अगर कोई दूसरा थ्रेड मॉडिफाई करने का भी कोशिश करे, एट लास्ट वो मॉडिफाई तो हो जाएगा लेकिन रीड में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा और ना ही कोई एरर थ्रो करेगा। तो उस चीज़ को हम लोग उस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, फेल सेफ होता है। एक फेल सेफ वर्ड है, उसको याद रखना कि वो फेल सेफ होता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, फेल फास्ट और फेल सेफ क्या होता है। तो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन जो हमने देखा वो फेल फास्ट होता है, मीन्स हैश मैप में कोडर को बता देता है कि कोड में प्रॉब्लम है, इंस्टेंटली वो जैसे ही कोड में कुछ प्रॉब्लम हुआ वो बता दिया डायरेक्टली कि आइट्रेशन के समय पे ये चीज़ अलाउ मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, ड्यूरिंग आइट्रेशन मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, वो कोडर को बता देता है। जेबी वो कोडर को जेवीएम बता देता है और वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। लेकिन कंकरेंट में ये चीज़ नहीं होता है, वो जो भी रन हो रहा है उसको स्मूथली चलने देता है बिना किसी इंटरप्शन के, और एट द लास्ट वो मॉडिफाई, हमारा जो कंकरेंट हैश मैप है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है, हैश मैप वर्सेस कंकरेंट हैश मैप, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म में लिखा है। जो सबसे पहले जो थ्रेड सेफ्टी होता है, थ्रेड सेफ्टी को लेके तो हैश मैप होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। और कंकरेंट हैश मैप जो होता है वो थ्रेड सेफ होता है, इसमें रीड ऑपरेशन तो पैरेलली हो जाएगा लेकिन मॉडिफाई जो होता है वो अपना सेगमेंट को, एक सेगमेंट को वो लॉक कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कंकरेंट हैश मैप जो हुआ वो सेफली काम करेगा, तो इसको हम लोग थ्रेड सेफ बोलेंगे। उसके बाद आता है सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या करता है, या तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ करेगा या फिर कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास का जो सिंक्रोनाइज्ड है वो यूज़ करेगा फॉर थ्रेड सेफ्टी के लिए। और ये क्या करता है, इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है, हैंडल कंकरेंट एक्सेस। और परफॉर्मेंस में रिलेटिवली परफॉर्मेंस हैश मैप का बेटर होता है क्योंकि पैरेलल थ्रेड एक साथ इसमें परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन के कारण कंकरेंट हैश मैप का लिटिल स्लाइटली परफॉर्मेंस जो होता है वो स्लो हो जाता है। और अभी जो हमने बताया फेल फास्ट और फेल सेफ, तो वही हुआ कि हैश मैप में फेल फास्ट आइटरेटर्स आर यूज्ड और ये थ्रो करता है कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस। जब हम लोग मॉडिफाई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आइटरेशन के टाइम पे तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और इसमें क्या होता है, ये फेल सेफ होता है एंड इट वॉन्ट थ्रो कंकरेंट मॉडिफाई एक्सेप्शन इवन इफ मैप इज मॉडिफाइड ड्यूरिंग द आइटरेशन। और डिफरेंस क्या है कि इसमें हैश मैप में एक नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यू अलाउ होता है, बट इसमें नल इज नॉट अलाउड फॉर बोथ की एंड वैल्यू। तो अगर हम लोग नल को इंसर्ट करने का कोशिश करेंगे कंकरेंट हैश मैप में आइदर की और वैल्यू के जगह पे, तो ये थ्रो करेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो जब जब कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा हैश मैप, कंकरेंट हैश मैप, तो आप लोग इसको अच्छे से बता पाओगे। अब कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट, जो कि हमने पहले देखा था कोड में, जब हम लोग अरे लिस्ट का कोड कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट। उसके बारे में चलो इसको डिटेल से समझते हैं। तो ये क्या होता है, ये कलेक्शंस क्लास कलेक्शंस इंटरफेस जो है उसमें कलेक्शंस इंटरफेस का जो चाइल्ड इंटरफेस है वो है लिस्ट, और लिस्ट का जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट है। कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट ये जो है ये थ्रेड से वर्जन है अरे लिस्ट का। और ये जैसे कि यहाँ पे नाम में जो लिखा कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट मीन्स जब भी राइट ऑपरेशन होगा तो ये कॉपी कर लेगा, कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट। तो राइट ऑपरेशन जब भी होगा तो अरे लिस्ट जो है उसका वो क्लोन बना लेगा। कब बनाएगा, राइट ऑपरेशन के टाइम पे ओनली। तो फॉर अपडेट ऑपरेशन इट क्रिएट्स ए न्यू कॉपी ऑफ अरे लिस्ट एंड इट वॉन्ट इम्पैक्ट द रीड ऑपरेशन। तो मान लो कि एक अरे लिस्ट है उस पर रीड ऑपरेशन अगर चल रहा है तो बीच में अगर आ गया हमारा, जैसे पिछले एग्जांपल में देखा था कि
एक थ्रेड जो है उसको रीड कर रहा है अरे लिस्ट को, और दूसरा थ्रेड उसको मॉडिफाई जैसे करने का कोशिश करेगा, तो वो उसको कॉपी बना लेगा मॉडिफाई ऑपरेशन के लिए। तो पहला थ्रेड इंडिपेंडेंटली रीड करता रहेगा, वो उस चीज़ को आइटरेट करेगा, और दूसरा थ्रेड जो है उसको मॉडिफाई कर देगा। फिर जैसे वो रीड ऑपरेशन कंप्लीट होगा, तो वो पुराना वाला जो अरे है, तो वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब रीड ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो नया वाला जो है फिर वही यूज होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये कि ये कैसे काम करता है। और ये किस चीज़ के लिए सुटेबल है? ये जब हमारे पास बहुत सारे रीड ऑपरेशन हो रहे हैं और राइट ऑपरेशन थोड़ा कम हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग हैप्पीली कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओनली राइट ऑपरेशंस का और बहुत ज़्यादा अगर राइट्स का हो रहा है तो ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये हमेशा कॉपी बनाता है उसका। जितने सारे राइट ऑपरेशन हो गए उतने बार ये कॉपी बनाता, उसका क्लोन बनाता जाएगा। तो इसलिए कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट जब रीड ऑपरेशंस फ्रिक्वेंटली यूज होगा, तभी हम लोग कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखें कि जब एक थ्रेड आइटरेट कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है बिना किसी एक्सेप्शन के। जैसे कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस उसमें थ्रो नहीं करेगा। तो ये वही चीज़ हो गया, वी कैन अवॉइड कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन यूजिंग दिस। अब कोड हम लोग इसका देखते हैं। अब इसका कोड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड था अरे लिस्ट का, जिसमें एक थ्रेड जो है वो रीड कर रहा है और दूसरा थ्रेड जो कर रहा है वो उसमें ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम 5 कर दे रहे हैं। तो ये तो एरे लिस्ट है, तो यहाँ पे इसको थ्रो करना चाहिए एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन थ्रो किया, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। अब यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट। जब ये करेंगे तो ये क्या करेगा? ये रीड ऑपरेशन रीड करेगा, और राइट ऑपरेशन क्या करेगा? इसका कॉपी बना लेगा और उसको वो मॉडिफाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाई थ्रेड स्टार्टेड, तो पहले ये मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई हो गया तो उसके बाद वो रीड किया, तो यहाँ पे हमें 5 भी आइट्रेशन में दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो, अभी रीड स्टार्टेड हुआ और बीच में मॉडिफाई स्टार्ट हो गया, तो मॉडिफाई क्या किया? इसका कॉपी बना लिया, और जो पुराने वाले में जो चल रहा है अभी वो चल रहा है, ये 1 2 3 4 ही आया, 5 नहीं आया, क्योंकि वो आइट्रेशन कंटिन्यू रहेगा, और मॉडिफाई वाले पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है? अब कॉपी ऑन राइट एरे सेट, ये जो एरे सेट है सिमिलर ही है, जैसे कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट था, तो उसके सिमिलर ये है सेट में। इसमें क्या होता है? जैसे कलेक्शन हो गया और ये सेट हो गया, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो कॉपी ऑन राइट अरे सेट हो गया। ये समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या होता है? ये थ्रेड सेफ वर्जन है। एक चीज़ और देखो, इसका जो इंटरनल होता है कॉपी ऑन राइट अरे सेट, ये क्या है? ये थ्रेड सेफ है। इसमें एक चीज़ और देखो, ये जो इंटरनली काम करता है, ये कैसे करता है? ये इंटरनली कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट यूज़ करता है। तो इसको कोड में जब देखोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, कॉपी ऑन राइट सेट क्लास में हम लोग हैं, और यहाँ पे जो ये यूज़ कर रहा है कॉपी ऑन राइट अरे सेट, ये कंस्ट्रक्टर ये क्या कर रहा है? इंटरनली क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट का। समझ गए? तो इसका इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है? प्रिजर्व होता है, और इंटरनली इम्प्लीमेंटेड बाय कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट। तो अभी जो दिखाया वही है, जैसे उसमें होता था अरे लिस्ट में कि इसका कॉपी बनाता है, वैसे ही ये सेट का कॉपी बना लेता है, और इट वॉन्ट इम्पैक्ट ऑन रीड ऑपरेशन। इट इज़ सुटेबल फॉर द सिनेरियो वेयर रीड ऑपरेशन आर मोर फ्रिक्वेंट देन राइट्स। ये वही वही चीज़ है। और ये कंकरेंट मॉडिफिकेशंस को मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और है इसमें कि इट वॉन्ट परफॉर्म रिमूव ऑपरेशन, अदरवाइज इट विल थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन। इसमें अगर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब इसका कोड को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सेट लिख देंगे, हैश सेट को इंपोर्ट कर दिए, और ये सेट में 1 2 3 4 डाल दिए, यहाँ भी सेट, और
यहाँ भी सेट, बाकी चीज़ रहने देते हैं। यहाँ देखो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हैश सेट को कॉपी ऑन राइट अरे सेट कर देते हैं। क्या हुआ, रीड ऑपरेशन स्टार्टेड हो गया, उसके बीच में मॉडिफाई हो रहा है तो वो कॉपी बना के मॉडिफाई कर रहा है, और ये आइट्रेशन अपना कंटिन्यू रखेगा। तो इसमें ये नहीं आया, दोबारा फिर से रन करते हैं। रीड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मॉडिफाई वो सेपरेटली कर रहा है क्लोन बना के, और रीड ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 नहीं आया है, क्योंकि वो नए वाले क्लोन से वो एट्रेट नहीं कर रहा है, वो पुराने वाले को एट्रेट कर रहा है। फिर से देखते हैं, हाँ इस बार देखो मॉडिफाई स्टार्ट हो गया, वो मॉडिफाई कर दिया क्लोन करके, लेकिन जब रीड ऑपरेशन हुआ तो वो ऑलरेडी तब तक मॉडिफाई हो चुका था, तो वो आइट्रेशन में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि एट द एंड वो मॉडिफाई हो ही जाता है। यहाँ पे प्रिंट होना हो, लास्ट में अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो जो मॉडिफिकेशन होगा वो हमें दिख जाएगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, ये सेट अरे लिस्ट लगभग सेम ही है। इसमें और भी कई सारे कलेक्शंस होते हैं, तो हम लोग अभी उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी सबसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट, ये इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ये सिमिलर टू द ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॉपी ऑन अरे लिस्ट है, इसमें कुछ नहीं था। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कंकरेंट कलेक्शंस का जो क्लास था उसको हम लोग ने 3 क्लास को हम लोग कवर कर दिए, बाकी इसमें कई सारे और हैं क्यों सबसे रिलेटेड, उसको हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद जो मेन, और उनसे उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, इस मोस्टली इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हो तो फंडामेंटल आपको कंकरेंट कलेक्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। तो जब और दूसरा वो आप पढ़ने जाओगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंकरेंट एपीआई में, वो एक लॉक है, हम उसको भी इसी वीडियो में कवर कर देना चाह रहे हैं। तो जैसे इस चीज़ को, लॉक्स को हम लोग समझते हैं कि कैसे वो काम करता है कंकरेंसी में। तो इसका जो इसमें जो एक लॉक है वो एक क्या है, एक इंटरफेस है। उसका जो पैकेज है वो किस पैकेज में, कंकरेंट का ही वो पार्ट है, java.util.concurrent.locks। और ये क्या है, ये अल्टरनेटिव फॉर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, जो ट्रेडिशनल सिंक्रोनाइजेशन का अप्रोच था उसका अल्टरनेटिव है लॉक। और ये क्या है, मोर फ्लेक्सिबल और मोर कंट्रोल होता है हमारा थ्रेड के ऊपर कंपेयर टू सिंक्रोनाइज्ड। सो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि लॉक्स क्यों ज़रूरी है। हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन था ही तो लॉक्स का क्या ज़रूरत है। देर आर सम प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। इसमें क्या है कि कुछ ट्रेडिशनल सिंक्रोनाइजेशन में जो कुछ प्रॉब्लम थे उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए लॉक्स आया। अब ये प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम को समझने के लिए ट्रेडिशनल सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम थे, उसी को ओवरकम करने के लिए लॉक्स आया है। तो ये कौन कौन सा प्रॉब्लम था सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड में, तो विथ इसमें क्या होता है कि विथ सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ पे देखो, विथ सिंक्रोनाइज्ड इफ लॉक इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल द थ्रेड विल ब्लॉक्ड अंटिल इट कैन एक्वायर द लॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे एक थ्रेड आया, वो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक या मेथड है, तो उसको अगर प्रोसेस कर रहा है, दूसरा थ्रेड आया तो वो क्या करेगा, पहले थ्रेड का कंप्लीट होने का वेट करेगा। तो वो वेट करता रहेगा जब तक कि पहला थ्रेड वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता है, तब तक क्या रहेगा, जो दूसरा थ्रेड है वो ब्लॉक रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया उसका। मान लो 10 थ्रेड है, 10 को भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वेट करता रहेगा जब तक कि पहला थ्रेड कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसमें कोई तरीका नहीं है कि वेटिंग टाइम इसका डिफाइन किया जा सके। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड में कोई दूसरा तरीका नहीं है कि मैक्सिमम कोई टाइम आउट डिफाइन कर सके कोई थ्रेड का कि इतना देर तक ही वो वेट करे। ये क्या क्या सिनेरियो इसमें हो सकता है कि जैसे एक थ्रेड, मान लो थ्रेड आया, वो लॉक एक्वायर कर लिया, अब वो मेथड का लॉक एक्वायर कर लिया और वो प्रोसेस कर रहा है, और फिर उस प्रोसेस में वो मान लो वेट कर रहा है दूसरा थ्रेड का, और दूसरा थ्रेड पहले थ्रेड का कंप्लीट होने का वेट कर रहा है।
तो वो एक दूसरे का वेट करता रहेगा और ये क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा डेडलॉक का। तो इसमें कुछ ऐसा टाइम आउट नहीं है कि इतना देर के बाद वो थ्रेड टाइम आउट हो जाए या एक्सपायर कर जाए, ऐसा कुछ मैक्सिमम वेटिंग टाइम ऐसे कुछ लगाने का उसमें तरीका नहीं है। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण से हमें डेडलॉक देखने को मिल सकता है सिंक्रोनाइज्ड में, और कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन सा थ्रेड लॉक एक्वायर करेगा। ये सारे जो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड्स के प्रॉब्लम हैं उस सब चीज़ को ओवरकम किया गया है इस लॉक पैकेज में। किसमें? जावा डॉट यूटिल डॉट कनकरेंट डॉट लॉक पैकेज। कौन से वर्जन में? जावा के 1.5 वर्जन में। अब समझते हैं कि लॉक जो इंटरफेस है उसका कौन कौन सा मेथड है, वो उसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला हो गया वॉइड लॉक। तो ये जो लॉक है ये सिमिलर टू सिंक्रोनाइज्ड है। ये क्या करता है? एक्वायर लॉक करता है। तो जब भी थ्रेड आएगा तो वो क्या करेगा कि अवेलेबल अगर वो लॉक रहेगा तो तुरंत उसको वो क्या करेगा? एक्वायर कर लेगा। अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो वेट करता रहेगा जब तक कि उसको लॉक मिल नहीं जाता है। तो ये एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है ट्रेडिशनल सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का। तो एक इसमें आता है ट्राई लॉक। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन है। ट्राई लॉक क्या करता है? ट्राई लॉक रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ये क्या करता है? ये जब भी कॉल होगा तो ये एक बार लॉक करेगा बिना किसी वेटिंग के, ये वेट नहीं करेगा। तो जैसे ये लॉक आया, ये पहले वाला जो लॉक है, ये क्या करेगा? अगर थ्रेड लॉक अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये वेट करता रहेगा जब तक कि इसको लॉक मिल नहीं जाता है। और ये क्या करेगा? लॉक के लिए ट्राई करेगा। जैसे इसको मिल जाता है तो वो एक बार कर लेगा, अगर नहीं मिला तो वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। वो अपना दूसरा काम कर लेगा। तो इसको बेस जनरली कंडीशन बेस में लिखा जाता है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ के अंदर लॉक डॉट ट्राई लॉक। तो अगर उसको लॉक तुरंत मिल गया तो वो ये सेफली ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। अगर वो नहीं मिला तो उसका अल्टरनेटिव जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करेगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, फिर वो अपना काम कर लेगा। मीन्स ये वेट नहीं करता रहेगा लॉक के लिए। अब चलते हैं, यहाँ पे एक वेटिंग टाइम आता है, एक ट्राई लॉक। अब मान लो कि हम इसमें और कंट्रोल देना चाहते हैं, हम इसमें चाह रहे हैं कि लॉक तुरंत नहीं जाए, कुछ देर वेट करे। जैसे कुछ प्रोसेस हो रहा है तो वो हमें लग रहा है कि 2 सेकंड में वो कंप्लीट हो जाएगा या 1 सेकंड में अगर वो कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 सेकंड वेट करने के लिए हम लोग इसमें कुछ वैल्यू पास कर देंगे 1, और टाइम यूनिट में यूनिट सेकंड पास कर देंगे। तो ये एनम है। टाइम यूनिट डॉट सेकेंड्स अगर पास करेंगे तो वो यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे तो वो 1 सेकेंड। तो अगर यहाँ 1 पास की, यहाँ टाइम यूनिट डॉट सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड तक वेट करेगा लॉक के लिए। और जैसे ही वो लॉक मिलता है तो एक्वायर करेगा। अगर 1 सेकेंड के अंदर नहीं मिला तो फिर वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। सिमिलरली उसको यूज़ कर सकते हैं कंडीशन में। तो इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, if the lock is available then thread acquires the lock and return true. If lock is not available then thread will wait for a specific time. यहाँ पे जो टाइम रहेगा उतना देर वेट करेगा। Still if lock is not available then return false and continue its execution. तो इसको एग्जांपल से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेम वैसे जैसे ट्राई लॉक विदाउट आर्ग्यूमेंट लिखे थे वैसे ही, बट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये टाइम आउट पास करेंगे कि इतना, ये हम लोग वेटिंग टाइम पास करेंगे, टाइम आउट नहीं, ये वेटिंग टाइम पास करेंगे। तो उतना देर तक ये वेट करेगा और नहीं अगर मिला तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे इस चीज़ को कोड में भी देखेंगे। फिर आता है अनलॉक। अनलॉक क्या करता है कि जैसे लॉक हो गया, वो एक्वायर किया लॉक, और अनलॉक क्या किया, लॉक को रिलीज कर दिया। तो जहाँ भी हम लोग कॉल करेंगे अनलॉक, तो वो वहाँ से लॉक रिलीज हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है कि किसी भी लाइन में हम लोग कहीं पे भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू रिलीज द लॉक। और अनलॉक कौन कर सकता है? जो लॉक किया है वही इसको अनलॉक कर सकता है। मीन्स करेंट थ्रेड शुड बी द ऑनर ऑफ द लॉक, अदरवाइज वी विल गेट रन टाइम एक्सेप्शन। दिस टू कॉल दिस मेथड, करेंट थ्रेड शुड बी द ऑनर ऑफ द लॉक। ठीक है, जो करेंट थ्रेड है वही जो लॉक कॉल किया है वही अनलॉक कॉल कर सकता है। मीन्स करंट थ्रेड ही अनलॉक कर सकता है। अगर बिना लॉक किए अगर अनलॉक कॉल करेंगे तो वहाँ पे इलीगल मॉनिटर स्टेट, तो वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अब
कोड को देखने से पहले इसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास देख लेते हैं हम। ये तो लॉक जो हमारा इंटरफेस है, तो रीइंट्रेंट लॉक जो है इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ द लॉक है। ये क्या होता है? इट इज इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ द लॉक इंटरफेस एंड डायरेक्ट चाइल्ड क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट चाइल्ड क्लास है और ये इम्प्लीमेंटेड क्लास है लॉक इंटरफेस का। और रीइंट्रेंट लॉक क्या करता है? एक थ्रेड को अलाउ करता है सेम लॉक मल्टीपल टाइम्स एक्वायर करने के लिए। रीइंट्रेंट लॉक अलाउज ए थ्रेड टू एक्वायर द सेम लॉक मल्टीपल टाइम्स विदाउट ब्लॉकिंग इटसेल्फ। इंटरनली इट मेंटेन्स द काउंट। इंटरनली क्या करता है? ये काउंट मेंटेन करता है। जैसे नंबर ऑफ टाइम्स दिस काउंट कीप ट्रैक्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ए लॉक हैज बीन एक्वायर्ड बाय द सेम थ्रेड। जैसे एक लॉक है, मल्टीपल टाइम्स एक्वायर किया गया है विद सेम थ्रेड के द्वारा, तो उसको फिर अनलॉक भी किया जाएगा सेम थ्रेड के द्वारा। जितने टाइम्स वो लॉक किया उतने टाइम्स उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो जैसे काउंट वो कैसे मैनेज करता है? अगर वो 3 टाइम्स लॉक किया है और तो फिर उसको 3 टाइम्स उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी वो काउंट 0 होगा। और जब 0 होगा तो भी वो लॉक रिलीज होगा। तो इफ द काउंट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बेस्ड ऑन द कॉलिंग लॉक एंड अनलॉक मेथड रेस्पेक्टिवली। इसका कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टर जो है रीइंट्रेंट लॉक जैसे हम लोग कॉल करेंगे तो वो इसका इंस्टेंस क्रिएट करेगा रीइंट्रेंट लॉक का। और दूसरा जो होता है उसमें फेयरनेस, तो ये मेन चीज़ है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट फेयरनेस फॉल्स होता है तो ये क्या हुआ? फेयरनेस अगर ट्रू रहेगा तो लॉन्गेस्ट वेटिंग थ्रेड कैन एक्वायर द अवेलेबल लॉक। तो ये फेयरनेस नाम ही दिया गया है क्योंकि ये फेयर डिसीजन लेता है कि जो भी लॉन्गेस्ट वेटिंग थ्रेड रहेगा उसी को अलाउ करेगा लॉक एक्वायर करने के लिए। तो सबसे पहले जो थ्रेड आएगा वही थ्रेड लॉक को एक्वायर करेगा। तो इसका यूज़ करके हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं थ्रेड के ऊपर। तो डिफ़ॉल्ट जो हुआ वो फॉल्स होता है। अब हम लोग इसके रीइंट्रेंट लॉक के कोड को देखते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसको हम लोग 2-3 तरीके से कोडिंग करेंगे। ये सारा चीज़ का ज़रूरत नहीं, इसको हटाते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एक हम लोग बनाते हैं 2 थ्रेड। इसमें हम लोग एक थ्रेड बनाएंगे जो कि ग्रीट करेगा और वो लूप में चलेगा। तो इसके लिए हम लोग ग्रीट एक क्लास बना लेंगे। पहले हम लोग एक थ्रेड बनाएंगे, उसको फिर लूप के थ्रू चलाएंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 थ्रेड बनाएंगे और दोनों में एक ग्रीटिंग के लिए हम लोग बनाएंगे जिसमें हेलो विश करेगा 2 थ्रेड एक साथ। फिर हम लोग रीइंट्रेंट लॉक का यूज़ करके उसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं ग्रीटिंग। इसमें हम लोग विश के अंदर में वैल्यू पास करेंगे स्ट्रिंग नेम। फॉर लूप लगाएंगे, मान लो 5 बार चलेगा ये लूप। इसमें प्रिंट करा लेते हैं हेलो। ये स्लीप लगा देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप 2 मिली सेकेंड्स का 2 सेकेंड्स का। इसमें हमें ट्राई कैच से रैप करना होगा। तो और ये जो है इसको इसके अंदर ही डाल देते हैं। अब एक ये हमारा ग्रीटिंग क्लास हो गया। अब एक हम थ्रेड क्लास बना लेते हैं, कस्टम थ्रेड माई। इसमें दोनों लिख दिए ग्रीटिंग एंड स्ट्रिंग नेम। हम माई थ्रेड जो इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जिसमें ग्रीटिंग ग्रीट एंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू नेम। हम लोग यहीं पे इसको स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये हो गया ग्रीट। अब ग्रीट का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ग्रीटिंग। यहाँ पे ग्रीटिंग का न्यू ऑब्जेक्ट बना लिए। अब माई थ्रेड T1 न्यू माई थ्रेड जिसमें ग्रीट पास करेंगे
और इसका जो नाम है जॉनी पास कर देंगे। और माई थ्रेड, इसमें जो T2 रहेगा वो न्यू माई थ्रेड, इसमें भी ग्रीट पास करेंगे। और ये किसको ग्रीट करेगा? सनी को। अब T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट, इसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन या लॉक का यूज नहीं किए हैं। देखते हैं इसमें क्या आ रहा है आउटपुट। 2 सेकंड के बाद आएगा। जॉनी जॉनी सनी, जॉनी सनी, ऐसे आया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि एक एक करके हो, तो उसको हम लॉक लगाएंगे। तो हमारे पास री इंट्रेंट लॉक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे री इंट्रेंट लॉक एल इक्वल्स टू न्यू री इंट्रेंट लॉक। और एल डॉट क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं, विश के अंदर में एल डॉट लॉक, और फॉर लूप के जो बाहर है एल डॉट अनलॉक, ये कर दिए। तो ये कितना आसान है, कहीं पे भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। लॉक अनलॉक ये फ्लेक्सिबल है, कहीं भी कोई भी एक लाइन को भी हम लोग, एक कोई भी लाइन है उस लाइन को भी हम लोग इससे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो एक एक करके आएगा। पहले ये कंप्लीट होगा तभी दूसरा ये लॉक को रिलीज करेगा, तभी दूसरा थ्रेड उस लॉक को एक्वायर करेगा। पहले जॉनी आया फिर सनी, तो या तो पहले ये आ सकता है या फिर पहले जॉनी आ सकता है, पहले सनी आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो इस पर तो जॉनी आया, अब देखना, हाँ देखो यहाँ पे सनी आ गया। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है पहले, तो जो भी पहले आएगा पहले वो अपना कंप्लीट करेगा एट्रेशन, उसके बाद फिर दूसरा थ्रेड उसको स्टार्ट करेगा। तो इसका जो ये लॉक हुआ, पहले आया वो लॉक लॉक एक्वायर कर लिया, फिर वो अपना काम किया, जब तक ये एट्रेशन कंप्लीट होता है तब तक दूसरा जो है वो वेट करेगा, और फिर जैसे उसको लॉक मिलेगा वो फिर अपना काम कर लेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि रीइंट्रेंट लॉक में लॉक कैसे करते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल है, जैसे कि ट्राई लॉक कंडीशन बेस्ड है, उसमें अगर नहीं रहा ये चीज़ लॉक तो थ्रेड दूसरा काम कर सकता है। इसमें लिख दिए, कोई बात नहीं, अब देखता हूँ। देखो, हाँ, तो ये समझ गए। तो इस तरह से ये काम कर सकता है ट्राई लॉक। तो पहले बार में जैसे आया, मान लो यहाँ पे जो भी देख रहे हो मैसेज, कोई बात नहीं जॉनी, इट मीन्स इसको लॉक नहीं मिला, सनी एक्वायर कर चुका है, लेकिन ये पहले प्रिंट कर लिया यहाँ पे, और सारे स्टेप्स है तो इसको थोड़ा प्रिंट करने में टाइम लग गया, तो ये एक्वायर कर चुका है लॉक। तो इस चीज़ को और डिटेल्स में देखना है कि कौन पहले किया है, तो डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट कर दो। फर्स्ट, तो हेलो जॉनी, सनी आया बाद में। ठीक है, सनी ये एनीओ ये प्रिंट दोनों एक साथ आ रहा है, लेकिन सबसे पहले जो आया उसी को तो लॉक मिलेगा। जॉनी आया तो जॉनी को हेलो 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 जॉनी,
और यहाँ पे प्रिंट हो गया कोई बात नहीं सनी, इसको लॉक नहीं मिला। दोबारा में सनी फर्स्ट आया, सनी जो फर्स्ट आया तो ये क्या हो गया, अब इसको कोई बात नहीं जॉनी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ कर लिए ट्राई लॉक। फिर दूसरा हम लोग देख सकते हैं टाइम, यहाँ पे टाइम भी लगा सकते हैं। टाइम लगा कैसे सकते हैं, मान लो कि 1 सेकेंड, या फिर चलो 1 सेकेंड छोटा जगह 2 कॉमा टाइम यूनिट डॉट सेकेंड, ये सेकेंड्स। इसमें क्या है, सिग्नेचर इंटरप्टेड है, हाँ टाइम यूनिट है। अब ये प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि 2 सेकंड में तब तक ये वेट करता रहेगा, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्लिप नहीं है। देखो, अरे अरे अरे, ये क्या, सिग्नेचर में डाला था ना, इसीलिए यहाँ पे हमें ये कैच करना पड़ेगा एक्सेप्शन। देखो जॉनी आया तो सबसे पहले जॉनी जॉनी, अरे यहाँ पे ये अनलॉक होगा, ठीक है। हाँ ये मिस हो रहा था कि ये जैसे लॉक किया तो अब अनलॉक करने के लिए हमारे पास ये चीज़ है, तो ये अनलॉक करेगा तभी ये होगा। अभी यहाँ पे जैसे ही लॉक मिलेगा ये प्रोसेस कर देगा, दोनों हो गया। अब ये आएगा ही नहीं, ये यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये वेट कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड में ये हमारा फिनिश हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें टाइम लगा दिए तो अब क्या होगा कि ये तो 1 सेकेंड तक वेट किया, उसके बाद वो कोई बात नहीं, ये प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको 2 सेकेंड्स लगेंगे, इलीगल ट्राई हुआ तो इसको यहीं पे लॉक करना होगा। हाँ जिसका लॉकिंग का थोड़ा यहाँ पे है, तो इस चीज़ को अनलॉक यहीं पे लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सनी को मौका नहीं मिला विश करने का। अभी देखो, अब हेलो हेलो सनी हो गया। अब जॉनी को कोई बात नहीं होगा क्योंकि इसको लॉक मिलेगा नहीं। यहाँ पे दे देता हूँ 10 सेकेंड्स, इसका टाइम घटा के कम कर देता हूँ। अभी 1 1 सेकंड में ये आएगा सनी, फिर आ जाएगा हेलो जॉनी। आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसके साथ प्ले कर सकते हैं कोड के साथ। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जो एक थ्रेड मल्टीपल लॉक करता है। अब इसको, इस कोड को हमें क्लियर कर दे दो, इसको पूरा क्लियर हटाओ। एक और देखते हैं इसमें क्या करेगा, एक थ्रेड सेम लॉक को मल्टीपल टाइम्स एक्वायर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्राइवेट प्राइवेट इंटेंट लॉक कॉल किया। अब यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक्वायर लॉक, इसको एल रख दो, तो एल डॉट लॉक। इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग प्रिंट करते हैं सिस्टम आउट प्रिंट एलन, ये फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ द लॉक। अब एक दूसरा मेथड बनाएंगे और उसको यहाँ से ही कॉल करेंगे। तो सिमिलरली एक दूसरा मेथड बनाओ और इसको नेस्टेड नेस्टेड एक्वायर लॉक को यहाँ से बस कॉल करना है, सेकेंड एक्विजिशन। तो जिसको लॉक किए तो यहाँ पे अनलॉक अनलॉक करेंगे। तो अब यहाँ देखो, इसके अंदर में नेस्टेड है, ये लॉक हो चुका है। अब ये लॉक हो चुका है, इसके अंदर फिर भी एक और लॉक लगा रहे हैं, अनलॉक हो गया, कुछ नहीं था। अब यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे एक्वायर लॉक को। देखो रन करके, फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ द लॉक, सेकेंड एक्विजिशन ऑफ द लॉक। समझ में आ गया। ये एग्जांपल भी देख लिए कि एक थ्रेड मल्टीपल लॉक को
कैसे रीइंटेंट में एक्वायर कर सकता है। जो एक थ्रेड जो है सेम लॉक मल्टीपल टाइम्स एक्वायर कर सकता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, एक थ्रेड सेम लॉक मल्टीपल टाइम्स एक्वायर कर सकता है। यहाँ पे एक्वायर किया और फिर यहाँ पे एक्वायर किया, तो जितने बार वो एक्वायर करेगा उतने बार इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो इसका ये अनलॉक यहाँ पे हो गया, इसका ये अनलॉक यहाँ पे हो गया। इसमें और कुछ है नहीं, लॉकिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ कंकरेंट कलेक्शंस का। इसमें हम लोग एडिशनल लॉक्स को देखे। अब आगे एक जो पार्ट 4 बचा हुआ है उसमें हम लोग फॉक जॉइंट फ्रेमवर्क कवर करेंगे, और उसमें जो कुछ अगर कुछ छूटा होगा कोई टॉपिक तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 4, तो हमारा ये पूरा कंकरेंट कलेक्शंस जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर चारों वीडियो ये देख लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कंकरेंट कलेक्शन से, और कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर पूछा जाएगा सवाल तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। ये पार्ट 3 वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। और कमेंट करो अगर कुछ टॉपिक इसमें और ऐड करना है पार्ट 4 में, तो आप लोग बताओ, हम उसको कवर कर देंगे पार्ट 4 में। और भी कुछ सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।